नमस्कार सभी को। शैक्षिक प्रबंधन का जो हमने पूरा का पूरा हमारा जो सिलेबस पढ़ा हमने डॉक्टर एम.आर. भादु एजुटेक ऐप पे, जो हमने सारे वीडियो देखे, जो हमारा बिल्कुल आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमने सारे जितने वीडियो हैं प्लस उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा वीडियो हमने सारे देख लिए। प्रत्येक वीडियो के साथ लगभग 30 से 35 क्वेश्चन भी हमने हमारे ऐप जो है उस ऐप पे किए। अब हम एक श्रृंखला के रूप में YouTube के माध्यम से भी बच्चों को इसके माध्यम से जोड़ना चाह रहे हैं कि शैक्षिक प्रबंधन जो टॉपिक है, जो विषय है, उस विषय के जितने भी जो टॉपिक है, उन टॉपिक से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। आपने पिछले सालों के यदि क्वेश्चन देखे हैं शैक्षिक प्रबंधन एजुकेशनल मैनेजमेंट के, तो वहाँ से कुछ विशेष टॉपिक है जिनमें से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि अनेकों प्रकार के क्वेश्चन जो बन रहे हैं तो किसी न किसी प्रकार के किसी टॉपिक से संबंधित वो है। और आप ये भी मान के चलें कि आपके प्रत्येक टॉपिक से संबंधित है, टॉपिक से बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो हम हमारा जो सिलेबस दे रखा है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग शैक्षिक प्रबंधन के जो 5 टॉपिक दिए हुए हैं उनके क्वेश्चन, शैक्षिक जो हमारा परिदृश्य है, जो राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य है, राजस्थान की शैक्षिक संस्थाएं हैं, उनको देखेंगे। तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 उससे संबंधित, यानी ये तीनों टॉपिक और ये शैक्षिक परिदृश्य जो अपने आप में रीट में भी अभी जुड़ा हुआ है, तो वहाँ भी उन बच्चों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन उनको मिलने वाले हैं। इस पूरी सीरीज में पिछले सालों के जितने भी क्वेश्चन पेपर है वो भी सारे आप अपने यहाँ पे सॉल्व करेंगे, प्लस साथ ही साथ हर टॉपिक के आप मान के चलिए 50, 60, 70, 80 के आसपास क्वेश्चन है। कुल मिला के ये सारे क्वेश्चन 1500 से अधिक बन रहे हैं। कितने क्वेश्चन? 1500 से अधिक क्वेश्चन बन रहे हैं। यदि आप रेगुलरली इसको देख लेंगे रोजाना आधा घंटे, तो आपको बहुत ज़्यादा और कहीं से एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ मैंने जो शुरुआत की है वो शुरुआत मैंने शिक्षा विभाग से संबंधित, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं हो चाहे वो राज्य स्तर की संस्थाएं हो, उनके जो है जो पूरा नाम का एक क्वेश्चन आता है वहाँ से हमने शुरुआत की है। तो हम इसको देख रहे हैं कि ये किस प्रकार से इससे संबंधित जो हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये इसमें आप देखिए 2011 से दिसंबर 2024 तक के सारे अभी हाल ही के अंदर जो संस्कृत शिक्षा विभाग की भी परीक्षा हुई थी उसका भी पेपर इसके अंदर शामिल किया गया है। यहाँ से हमारा जो है शिक्षा विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य है, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। ये शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो डॉक्टर एम.आर. भादु एजुटेक ऐप है, उस ऐप पे सारे के सारे ग्रेड फर्स्ट के लाइव जो मैंने कक्षाएं ली है उनके वीडियो, साथ ही रिकॉर्डेड वीडियो भी सभी बच्चों को आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे सारा का सारा स्कूल मैनेजमेंट का जो पीडीएफ है, शॉर्ट नोट्स है, वो आपको वहाँ मिल रहे हैं। प्लस साथ ही साथ ये जो पूरी की पूरी आपकी फॉर्मेटिंग, जो क्वेश्चन फॉर्मेटिंग है, ये भी वहाँ पे आप लोगों को उपलब्ध है। और इवन तक कि ग्रेड फर्स्ट की साइकोलॉजी के भी सभी टॉपिक के जो है बहुत ही अच्छे वीडियो वहाँ पे बना के डाले हुए हैं। तो आपको एजुकेशन साइकोलॉजी और एजुकेशन मैनेजमेंट दोनों की दोनों पूर्ण रूप से डॉक्टर एम.आर. भादु एजुटेक ऐप पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। आइए शिक्षा विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य है उनको हम यहाँ से देखना शुरू करते हैं। पहला, सबसे पहले यदि हम देखें तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये हमारे सिलेबस में भी है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसको आरबीएससी या बीएससीआर कहते हैं, जो वर्तमान में अजमेर में है, इसकी स्थापना 4 अगस्त 1957 को की गई थी। ये पूछा हुआ क्वेश्चन दोबारा भी पूछा जा सकता है। 4 अगस्त 1957 को जब इसकी स्थापना की गई थी तो उस समय स्थापना इसकी जयपुर में हुई थी और बाद में ये संस्था 1961 के अंदर इसको अजमेर स्थानांतरित किया गया था, पी सत्यनारायण राव समिति की अभिशंसा के अनुसार। इसी आरबीएससी के द्वारा, जिसको राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन राजस्थान भी कहते हैं, इसका एक अधिनियम बना हुआ है, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों को रोकथाम अधिनियम 1992। यानी आरबीएससी अपनी जितनी भी जो सार्वजनिक परीक्षाएं करवाता है 10वीं और 12वीं की, वहां पे किसी भी प्रकार की कोई परीक्षाओं में है जो सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों या नकल को रोकने के लिए एक अधिनियम बना हुआ है, 1992 का अधिनियम है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन, जिसको बीएसएफ कहते हैं,
बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना 30 मार्च 1995 को जयपुर में की गई है। कहां पे की गई है? जयपुर में की गई है। 30 मार्च 1995 को बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना की गई। बालिका शिक्षा फाउंडेशन वो फाउंडेशन है जो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने, बालिका शिक्षा को सशक्त करने, बालिकाओं को जो प्रतिभावान बालिका हैं उनको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। और इसी फाउंडेशन के द्वारा ये जो गार्गी पुरस्कार योजना, आपकी बेटी, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, या विभिन्न प्रकार के विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा की योजना, ये सारी योजनाएं उसके द्वारा संचालित की जाती है। आपकी बेटी योजना 2004-05 से यह योजना संचालित है। कब से है? 2004-05 से। गार्गी पुरस्कार बालिका शिक्षा फाउंडेशन का यह पहला पुरस्कार है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन का गार्गी पुरस्कार 1997-98 से इसको शुरू किया गया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा जो 10वीं की परीक्षा आयोजित की जाती है, उस परीक्षा में 75% या अधिक प्रतिशत लाने वाली बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। 11वीं और 12वीं में 3-3 हजार रुपए की राशि यहां पे प्रदान की जाती है। निःशुल्क साइकिल वितरण योजना 2007-08 से निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के द्वारा कक्षा 9 की बालिकाओं को जो ट्रांसपोर्ट वाउचर नहीं लेती है, उन बच्चियों को निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत लाभान्वित किया जाता है। नेशनल ग्रीन कोर 2002-03 से एक गतिविधि संचालित की जा रही है जो विद्यालयों में पर्यावरण संरक्षण और पेड़ पौधों को लगाने से संबंधित है। राजस्थान बालचर आवासीय विद्यालय जयपुर, ये राजस्थान का है, स्काउट और गाइड का है। राजस्थान बालचर आवासीय विद्यालय जयपुर ये 1 जुलाई 2013 से संचालित है राजस्थान के अंदर, और राजस्थान में ये जयपुर के अंदर जगतपुरा जयपुर में है। 1 जुलाई 2013 से भारत स्काउट और गाइड जो है उसकी राजस्थान की जो संस्था है उसके द्वारा इसका संचालन 1 जुलाई 2013 से किया जा रहा है। भारत स्काउट एवं गाइड की स्थापना नई दिल्ली। भारत स्काउट और गाइड की स्थापना ये वैसे ग्रेड फर्स्ट में पहले पूछा हुआ है, अब ये सिलेबस में नहीं है, पहले सिलेबस में था इसलिए पूछा हुआ है। 7 नवंबर 1950 को इसकी स्थापना नई दिल्ली में की गई थी। इसकी स्थापना कहां की गई थी? नई दिल्ली में की गई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो स्वीडन के सहयोग से चलाया गया था 1987 में। यहां पे यह ध्यान देने की बात है कि ये इस प्रकार के ऑपरेशन उस समय शुरुआत हुए थे जब शिक्षा में कोई विशेष प्रकार का सहयोग विदेशों का नहीं था। शिक्षा के लिए कोई योजनाएं जैसे एसएसए है, रमसा है, समसा जैसी संचालित नहीं थी। ये विद्यालयों में आधारभूत संरचना को बढ़ावा देने के लिए इसको ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नाम दिया गया। विद्यालयों में आधारभूत संरचनाएं पहले बढ़ाए, उसके लिए इस ब्लैक बोर्ड अभियान जो है इसकी शुरुआत की गई। इसी के साथ साथ शिक्षा कर्मी परियोजना 1987 से भारत में संचालित जो राजस्थान में भी थी। लोक जुम्बिश परियोजना 1992 से भारत में संचालित है, जिसके अंदर जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है उसको सार्वजनिक करने के लिए, उसका सार्वभौमिकरण के लिए और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो हमारे स्थानीय जो बच्चे थे उस समय जो प्रशिक्षित थे या अप्रशिक्षित थे, उनके माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य इस लोक जुम्बिश परियोजना के माध्यम से किया गया। और यह लोक जुम्बिश परियोजना भारत में 1992 से संचालित है, 92 से। मिड डे मील योजना MDM 15 अगस्त 1995 पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपकी जीके में भी आ सकता है, दोबारा भी आ सकता है। मिड डे मील योजना 15 अगस्त 1995 से संचालित विद्यालयों में दोपहर भोजन की ये योजना है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोजेक्ट, ये 1994-95 में आया था। ये भारत के कुछ ही ब्लॉक में या कुछ ही जिलों में था, पूरे भारत के लिए नहीं था। ये जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 में, या इसको 1994-95 का साल कहा जाता है। सर्व शिक्षा अभियान वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये फर्स्ट ग्रेड में पहले आया हुआ है, अब सिलेबस में नहीं है। अब समग्र शिक्षा अभियान है, समसा है। जब ये एसएस से था तो ये सर्व शिक्षा अभियान जो 2001 से या 2001 से पूरे भारत में ये संचालित हुआ, ये पूरे भारत का शिक्षा का पहला जन आंदोलन कहा जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण था, जो पूरे भारत में प्रत्येक विद्यालय के लिए 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए था। ये सर्व शिक्षा अभियान ही आगे चल के RTE 2009 बना है। इसलिए ध्यान रखना, एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है
कि सर्वे शिक्षा अभियान जो था वो कानून कब बना। सर्वे शिक्षा अभियान की सारी गतिविधियों को कानून बनाया गया 2009 में। आरटीई ये भी 6 से 14 आयु वर्ग के लिए है, ये भी कक्षा 1 से 8 के लिए है, ये भी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए है, और हमारा सर्वे शिक्षा अभियान भी। यानी कुल मिला के जो सर्वे शिक्षा अभियान था उसकी सारी जो अच्छाइयां थी उसी को ही आरटीई कानून बना दिया गया 2009 में। आरटीई 2009 ये अनेकों बार आपसे पूछा हुआ है। आरटीई 2009 जो भारत में लागू हुआ वो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। अनेकों बार रीट में हो चाहे ग्रेड फर्स्ट में हो, अनेकों बार पूछा हुआ है। आरटीई संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय केजीवीवी 2004-5 से पूरे भारत में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में केजीवीवी की जो स्थापना की गई है, जितने भी जो केजीवीवी है वो एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक में स्थापित किए गए हैं। कौन से ब्लॉक में? एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक में। इन केजीवीवी की स्थापना वहां ही की गई है जहां शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग, सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के बालक ज्यादा है। और एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक होता क्या है? ये जनगणना 2001 के अनुसार ऐसा ब्लॉक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा ब्लॉक कहलाता है जहां पे महिला साक्षरता, औसत जो राष्ट्रीय साक्षरता थी महिलाओं की 46.13, उससे कम, यानी 2001 में जो महिला साक्षरता 46.13 जो एवरेज थी, इससे कम जिन भी ब्लॉक की साक्षरता महिलाओं की थी उन सभी ब्लॉक को शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा ब्लॉक कहा गया। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। और साथ ही जहां पे महिला और पुरुष की साक्षरता दर में यानी जेंडर गैप में 21.59% से अधिक का गैप था, ये से सारे ब्लॉक पूरे भारत के जो है वो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक कहलाए। इन्हीं ब्लॉक में केजीवीवी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य रखा गया और ऐसे ब्लॉक राजस्थान में 186 थे, 186 थे। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009-2010 में एसएसए सर्वे शिक्षा अभियान जो था वो प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए था, और जो रमसा था, जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान था जो 2009 से शुरू हुआ था, ये माध्यमिक शिक्षा के लिए था। ये 14 से 18 आयु वर्ग के लिए था। मॉडल स्कूल योजना स्वामी विवेकानंद, SVGMS बोलते हैं राजस्थान में इनको। ये मॉडल स्कूल पूरे भारत में वही शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित करने का उद्देश्य था। 15 अगस्त 2007 को जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने घोषणा की थी कि केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पे, जिस प्रकार से पूरे भारत में केंद्रीय विद्यालय हैं, उन्हीं केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पे पूरे भारत में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में मॉडल विद्यालयों की स्थापना की जाएगी, ताकि जैसी सुविधा केंद्रीय विद्यालयों में मिलती है सेम वैसी सुविधा इन मॉडल विद्यालयों में मिले। इनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में बनाया गया। ये आपके आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट में क्वेश्चन आ चुका 2015 में। ये राजस्थान के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी उत्कृष्टता के केंद्र कहलाते हैं मॉडल स्कूल। 134 मॉडल स्कूल है राजस्थान में, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र में है, विज्ञान संकाय के हैं। हाल ही में ये कक्षा 1 से 12 में संचालित हो रहे हैं। पहले ये 6 से 12 थे। 2024-25 से इनमें कक्षा 1 से 5 भी शुरू की जा चुकी है। तो अब ये स्कूल जो है वो 1 से 12 तक के हैं, अंग्रेजी माध्यम के हैं, सीबीएसई से संबद्धता प्राप्त है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। 134 मॉडल स्कूल ये इस प्रकार के अंग्रेजी माध्यम के संचालित है। तो ये मॉडल स्कूल योजना भी नवंबर 2008 से मानी जा रही है कि इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन इस मॉडल स्कूल योजना का संचालन राजस्थान में जो शुरू हुआ था वो 2014-15 में हुआ था। कब हुआ था? 2014-15 में हुआ था। इनका पूरा नाम स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय है। राजस्थान के 27 जिलों में ये विद्यालय संचालित है, 6 जिलों में ये नहीं चल रहे हैं, तो 27 जिलों में 134 मॉडल स्कूल ये संचालित है। SIQE की शुरुआत, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, SIQE की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा चुकी है। SIQE की शुरुआत 2015-16 में की गई थी। कब की गई? 2015-16। SIQE किसके लिए है? कक्षा 1 से 5 के लिए है। SIQE स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। आप याद कीजिए, RTE की धारा 24 जो शिक्षकों के उत्तरदायित्व है, RTE की धारा 29 जिसमें प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम है, और उस पाठ्यक्रम में कहा गया है कि पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए,
गतिविधि आधारित शिक्षण होना चाहिए और जो जितने भी बच्चे हैं उनका सतत और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। इन 3 अवधारणाएं, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, इन तीनों को ध्यान में रखते हुए SIQE की शुरुआत राजस्थान में कक्षा 1 से 5 के बच्चों के लिए सत्र 2015-16 से की गई। और इस SIQE में 5 महत्वपूर्ण संस्थाएं जो हमारे साथ जुड़ी हुई थी। निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर जिसने SIQE का संचालन किया, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद या रमसा जो हमारा जयपुर में था, इसने इस कार्यक्रम की रूपरेखा और प्रशिक्षण का काम किया। SIRT उस समय हुआ करता था, उसने इसका अकादमिक समीक्षा, अकादमिक निवेश या SIQE के पाठ्यक्रम का काम किया। चौथा, इसमें बौद्ध शिक्षा समिति थी और 5वां इसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनिसेफ भी था जिन्होंने तकनीकी सहयोग हमें दिया था। साला दर्पण पोर्टल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100% रीट में पूछा जा सकता है। हालांकि ग्रेड फर्स्ट में भी पूछा जा सकता है लेकिन रीट में 100% पूछा जा सकता है। इस साला दर्पण पोर्टल को राज्य का SMIS भी बोलते हैं, स्कूल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। सिंपल सा इतना सा आ जाए, शैक्षिक प्रबंधन में भी आ सकता है ग्रेड फर्स्ट में, कि ये स्कूल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो राजस्थान का क्या है, SMIS क्या है, तो राजस्थान का सरकारी विद्यालयों पर यह साला दर्पण जो है वो सरकारी विद्यालयों का है। किनका है? सरकारी विद्यालयों के लिए 12 फरवरी 2016 से इसकी शुरुआत की गई। तो जब शुरू हुआ था साला दर्पण पोर्टल, तब ये माध्यमिक शिक्षा के लिए था, प्रारंभिक शिक्षा के लिए साला दर्शन था, फिर 2018 के अंदर इनको इंटीग्रेट कर दिया और आज हमारे पूरे राजस्थान के जितने भी सरकारी विद्यालय, सरकारी शिक्षक और सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं, सबकी पूरा का पूरा इतिहास, पूरी की पूरी जानकारी एक इस पोर्टल पे है जिसको साला दर्पण पोर्टल कहते हैं। ये राजस्थान के सरकारी विद्यालयों का आईना है। समस्त विद्यार्थी, विद्यालय, शिक्षकों की सूचना इस पे है। ऐसे ही प्राइवेट स्कूल के बच्चे, प्राइवेट स्कूलों की सूचना प्राइवेट स्कूल पोर्टल PSP बोलते हैं, उस पे मिलेगी। इस पे सिर्फ सरकारी विद्यालयों की है। समग्र शिक्षा अभियान, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 3 अप्रैल 2018 या 2018-19 के सेशन में, वर्ष 2018-19 का जो भारत सरकार का जो केंद्रीय बजट था, उसमें समग्र शिक्षा अभियान यानी ऐसी शिक्षा जो 3 से 18 आयु वर्ग के लिए हो, जो 15 वर्ष की स्कूली एजुकेशन की बात करे, जो पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक की बात करे, जिसमें SSA, जिसमें रमसा और जिसमें शिक्षक शिक्षा, ये तीनों योजनाएं सम्मिलित हो, ऐसा एक समग्र अभियान होगा जिसको समग्र शिक्षा कहेंगे। अब इसके लिए अलग से कोई SSA रमसा नहीं चलेगा, अब SSA रमसा और शिक्षक शिक्षा तीनों एक साथ चलेंगे जिसको समग्र शिक्षा अभियान कहा गया। ये RPSC फर्स्ट ग्रेड में पिछली बार आपसे पूछा हुआ है। 2018-19 से समग्र शिक्षा अभियान संचालित हुआ। सैनिक स्कूलों की स्थापना, ये पहले सिलेबस में था, 1961 में की गई राजस्थान में सैनिक स्कूलों की स्थापना शुरू हुई। मिलिट्री स्कूलों की स्थापना 1922 में भारत में शुरुआत हुई। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की स्थापना, ये RPSC फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ है। सैनिक स्कूल की स्थापना जो है इस प्रकार से, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की स्थापना 7 अगस्त 1961 को RPSC फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सैनिक स्कूल झुंझुनू की स्थापना 1 अप्रैल 2018 की, जो दोराशर गांव में है, जो राजस्थान का दूसरा सैनिक स्कूल था। हाल ही में एक सैनिक स्कूल जयपुर में तीसरा खुला है जो PPP मोड पे है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे है, जो भवानी निकेतन स्कूल है। उस भवानी निकेतन स्कूल में जो है तीसरा सैनिक स्कूल संचालित राजस्थान का किया जा रहा है, जो सरकारी नहीं है, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मोड पे 100% क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम RTE से संबंधित है, आया हुआ क्वेश्चन है, दोबारा भी आ सकता है कि ये 86वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? RTE से संबंधित है। कब आया था? 2002 में लाया गया था। या ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम को लाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन प्रस्तुत किया गया? 86वां। या ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सर्व शिक्षा अभियान को कानून बनाने के लिए उसमें संविधान में कौन सा संशोधन किया गया? 86वां। तो यहाँ पे RTE भी है और SSA भी है, यानी SSA सर्व शिक्षा अभियान। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, ये आपसे सिर्फ नाम
आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कम से कम 4 बार पूछ चुकी है। ध्यान से सुनना, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में कम से कम 4 बार ये नाम पूछ चुकी है कि राजस्थान में जो आरटीई चल रहा है उस नियम का नाम क्या है। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम है या अधिनियम नहीं है। और इसके आगे राजस्थान जुड़ा हुआ है। 5 बार, ये 4 बार या 5 बार तो कम से कम इसमें से पूछा जा चुका। जो राजस्थान में आरटीई के जो नियमों का नाम है, ये 29 मार्च 2011 को ये 100% आरपीएससी में या रीट में पूछा जा सकता है। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 29 मार्च 2011 को ये इस प्रकार से राजस्थान ने जो आरटीई की धारा 38 है, उस आरटीई की धारा 38 के तहत प्रदान की गई। यहाँ ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, आरटीई की धारा 38 के तहत ही राज्य नियम बना सकते हैं। तो राजस्थान ने भी धारा 38 के तहत जो शक्तियां मिली हुई है उनको आधार मानते हुए इस प्रकार से ये जो है वो कानून बनाया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ जो है ये 1975 में आया, 1988 में आया, 2000 में आया, 2022 में आया, 2023 में आया। तो इस प्रकार से अनेकों प्रकार के जो हमारे एनसीएफ है, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क है जो बनता है, और एनसीएफ को तैयार करने का काम एनसीईआरटी का है। एनसीएफ को तैयार करने का काम एनसीईआरटी का, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क एनसीईआरटी ही तैयार करता है। हाल ही में 2 एनसीएफ आए। 2022 में एनसीएफ एफएस, एनसीएफ फाउंडेशनल स्टेज का आया था, जो हमारी नई शिक्षा नीति है 5+3+3+4 के अनुसार, उसके अनुसार जो शुरुआती हमारे 5 साल है इसको फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं। इसलिए शुरुआती 5 साल का हमारा जो एनसीएफ आया वो 2022 में आया, के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में ये इस प्रकार से बनाया गया। इसी प्रकार से 2023 में एनसीएफ स्कूल एजुकेशन आया, जो हमारा बाकी जो है ये इस प्रकार से 4, 3, 7 और 3 10 वर्षीय जो एजुकेशन है उसके लिए 2023 में आया, जो एनसीएफ एसई कहलाता है, स्कूल एजुकेशन। और पहले जो 22 में आया था वो एनसीएफ एफएस कहलाता है, फाउंडेशनल स्टेज कहलाता है। तो ये इस प्रकार से एनसीईआरटी इसको तैयार करती है। यहाँ पे बहुत शानदार क्वेश्चन आपका एक बन सकता है, जो आरटी 2009 में कहा गया है, आरटी 2009 की धारा आप 7 याद कीजिए, जिसमें केंद्र सरकार के 3 दायित्व दिए हुए हैं, और वो 3 दायित्व कई बार पूछे हुए हैं। उसमें केंद्र सरकार का पहला दायित्व है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकसित करना, दूसरा है शिक्षकों के प्रशिक्षण के मानक विकसित करना और लागू करना, और तीसरा है राज्यों को शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार, नियोजन व क्षमता वर्धन के लिए तकनीकी और संसाधन उपलब्ध कराना। तो इसका मतलब केंद्र सरकार के द्वारा एनसीएफ को तैयार किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोबारा पूछा जा सकता है। आरएसटीबी की नियमावली, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो नियमावली है वो 1 अगस्त जो है 1997 को लागू हुई, 1 अगस्त 1997 को। वैसे आरएसटीबी की जो स्थापना है वो 29 दिसंबर 1973 को की गई। आरएसटीबी जो राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड है, जो पहली से 12वीं की किताबों का मुद्रण और वितरण का काम करती है, उसकी स्थापना 29 दिसंबर 1973 को की गई, और उसने विधिवत काम करना शुरू जो किया था वो 1 जनवरी 1974 से किया था। दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। आरएसटीबी की स्थापना 29 या आरएसटीबी का गठन जो हुआ था वो 29 दिसंबर 1973 को हुआ, और विधिवत उसने काम जो शुरू किया था वो 1 जनवरी 1974 को किया। इसकी एक नियमावली बनी थी वो 1 अगस्त 1997 की है। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। जो अभी तक हमारे सामने आई है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो इस प्रकार से है 1968 की, 1986 की, 2020 की। जो अभी हाल ही में जो तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है ये 34 वर्षों के बाद आई है, के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में आई है। इस नीति के अंदर कहा गया है कि यहाँ पे स्कूल एजुकेशन 3 साल से 18 साल के बच्चों के लिए होगा, स्कूल शिक्षा 15 साल की होगी, प्लस इसने 5+3+3+4 का फॉर्मूला दिया है। इसके अंदर जो स्टेज स्कूली एजुकेशन की है वो 3 से 18 वर्ष के लिए आ गई है। इसमें ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो रीट के अंदर आपके सिलेबस में पिछली बार जो है आपका क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसको महत्वपूर्ण यहाँ पे माना है।
शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, यानी शिक्षक टीचर एजुकेशन के लिए भी रूपरेखा होती है जिसको एनसीएफटीई कहते हैं। एनसीएफटीई टीचर एजुकेशन का एनसीएफ एक अलग होता है जो 2009 में आया था। कोठारी शिक्षा आयोग 1964 से 66, ये सीधा सा क्वेश्चन है, कोठारी शिक्षा आयोग कब आया था? 1964 से 66 में आया था। शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है, ये शिक्षा को संवर्ती सूची का विषय है या किस सूची का विषय है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा, इसको संवर्ती सूची का जो विषय है वो कब बनाया गया? 1976 में बनाया गया। शिक्षा को संवर्ती सूची का जो विषय है वो 1976 से बनाया गया है। जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें इसको किया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय एमएचआरडी 1985 में बनाया गया। 1985 से 2020 तक, 1985 से 2020 तक ये एमएचआरडी के रूप में ही था। हाल ही में 29 जुलाई 2020 को, कब? 29 जुलाई 2020 को जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई तो वहां पे एमएचआरडी का नाम पुनः शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। और अब वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, 100% रीट में तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि हमारे शिक्षा विभाग का निदेशालय कहां पे? सीधा सा क्वेश्चन है, हमारे शिक्षा विभाग का जो निदेशालय है वो बीकानेर में है। चाहे वो प्रारंभिक शिक्षा का पूछे, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा का पूछे। इसकी निदेशालय की स्थापना 1950 में हुई। प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा या प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर का विभाजन, यानी ये दोनों अलग कब हुए? 1997 में हुआ। और जो अलग होने के बाद प्रारंभिक शिक्षा का निदेशालय, एलिमेंट्री एजुकेशन का जो निदेशालय अलग हुआ, इसने 1 जनवरी 1998 से काम करना शुरू किया। यानी हमारे निदेशालय की जो स्थापना है वो 1950 में हुई, निदेशालय का विभाजन 1997 में हुआ और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने जो काम करना शुरू किया वो 1 जनवरी 1998 से शुरू किया। राजस्थान मदरसा बोर्ड की स्थापना, राजस्थान मदरसा बोर्ड की स्थापना, ये रीट में आ चुका है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजस्थान मदरसा बोर्ड की स्थापना 27 जनवरी 2003 को जयपुर में की गई। कहां की गई? मुख्यालय कहां पे है? जयपुर में। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना कहां की गई? जयपुर में। RSOS जिसको कहा जाता है, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, 21 मार्च 2005 को इसकी स्थापना की गई। RPSC फर्स्ट ग्रेड में यह क्वेश्चन आ चुका है, दोबारा भी पूरा चांस है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल वही बोर्ड है जो कक्षा 10 और 12 के लिए दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, जो हमारी प्रौढ़ शिक्षा है उसको बढ़ावा देने के लिए, जिनकी अधिक आयु हो गई उनको शिक्षा से जोड़ने के लिए, सभी तक सबके लिए शिक्षा के ध्येय वाक्य के लिए, जो पूरे राजस्थान में दूरस्थ इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, शिक्षा की सर्वसुलभता और सहजता प्रदान करने के लिए, परीक्षा प्रणाली को लचीला बनाने के लिए, सुविधा अनुसार परीक्षा देने के लिए जो बोर्ड है उसको राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल कहते हैं। ये कक्षा 10 और 12 की जब परीक्षा करवाता है तो कक्षा 10 में जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए जहां पे न्यूनतम आयु 14 वर्ष है और कक्षा 12 के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष है, जहां पे एक बार कोई रजिस्ट्रेशन कर लेता है तो उसको 5 साल तक मौका दिया जाता है और 5 साल में वो 9 अवसरों के साथ अपनी परीक्षा को पास कर सकता है। दोनों क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, ये भी क्वेश्चन आपके आया हुआ है। तो इस प्रकार से राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के हम जब आगे क्वेश्चन देखेंगे तो वहां भी इसके बहुत शानदार क्वेश्चन हमें वहां पे मिलेंगे। मुदालियर शिक्षा आयोग 1952-53, यहां पे मैं एक क्वेश्चन बताना चाहूंगा। इस मुदालियर शिक्षा आयोग को माध्यमिक शिक्षा आयोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माध्यमिक शिक्षा आयोग भी बोलते हैं। और इस मुदालियर शिक्षा आयोग ने कहा था कि माध्यमिक शिक्षा को आधुनिक, वैज्ञानिक और प्रगतिशील बनाने के लिए प्रत्येक राज्य में एक बोर्ड होना चाहिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखना। माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर शिक्षा आयोग ने कहा था कि प्रत्येक राज्य में माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए एक बोर्ड होना चाहिए। इस माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर शिक्षा आयोग के रिकमेंडेशन के आधार पे ही हमारा RBSC बना हुआ है। क्वेश्चन आ जाए, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड निम्न में से किस आयोग की अभिशंसा से बना हुआ है?
मुदालियर शिक्षा आयोग की अभिशंसा से संस्थागत नियोजन, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग को जो अनिवार्य किया गया वो 1972-73 से राजस्थान के सभी स्कूलों में जो विद्यालय स्तर का नियोजन है, और ये संस्थागत नियोजन जो होता है ये विकेंद्रीकरण का उत्तम उदाहरण है, बहुत ही शानदार उदाहरण है कि संस्था अपने स्तर पे अपनी प्लानिंग कर सकती है। वो शैक्षिक क्षेत्र हो सकता है, वो सहशैक्षिक क्षेत्र हो सकता है, वो भौतिक क्षेत्र हो सकता है, वो विविध क्षेत्र हो सकता है, वो वित्तीय क्षेत्र हो सकता है। किसी भी क्षेत्र में संस्था जब अपने स्तर पे प्लानिंग कर लेती है, इसको विकेंद्रीकरण कहते हैं। क्योंकि केंद्रीकरण के आधार पे जो है हमारा जो केंद्र सरकार है वो करती है, राज्य सरकार करती है, जिला करता है, ब्लॉक करता है, पीओ करता है, लेकिन अंततोगतो हमारा विद्यालय भी हमारी प्लानिंग कर सकता है, जो विकेंद्रीकरण का एक उत्तम उदाहरण है। ये संस्थागत नियोजन जिसको विद्यालय विकास योजना बनानी होती है, विद्यालय विकास योजना, क्वेश्चन आ जाए संस्थागत नियोजन या विद्यालय विकास योजना तैयार करने का काम किसका होता है? एसएमसी का होता है। किसका होता है? प्रारंभिक स्कूल में एसएमसी है और माध्यमिक शिक्षा में एसडीएमसी है। क्वेश्चन आ जाए संस्थागत नियोजन या विद्यालय विकास योजना ये आरटीई की कौन सी धारा में है? तो एसएमसी आरटीई की धारा 21 में है, और एसएमसी के द्वारा जो विद्यालय विकास योजना तैयार की जाती है वो धारा 22 में है। ये ध्यान रखना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसको विद्यालय योजना भी कहते हैं। यह विद्यालय योजना 1968 में कोठारी आयोग ने कहा था। कोठारी आयोग ने इसको लगभग अनिवार्य किया, इस विद्यालय योजना को। और यहां पे भी मैं कहना चाहूंगा यह संस्थागत नियोजन होना चाहिए, यह मुदालियर शिक्षा आयोग ने 1952-53 में कहा था। और मुदालियर शिक्षा आयोग ने इस संस्थागत नियोजन का नाम दिया था विद्यालय समुन्नयन योजना। इसी को कोठारी आयोग में अनिवार्य करते हुए इसको विद्यालय योजना कहा, और इस विद्यालय योजना को संस्थागत नियोजन के रूप में 1972-73 में अनिवार्य किया गया। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान नीपा नई दिल्ली, नाम ध्यान रखना 100% नीपा की फुल फॉर्म आ सकती है। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यहां से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आपके एक बार अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन निकालेंगे तो एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि इस नीपा का मुख्य काम क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन था 2 नंबर का कि इस नीपा या इसको न्यूपाक बोलते हैं कई बार, NUEPA, इसका मुख्य काम क्या है? जो इसका नाम है वही इसका काम है। इसका काम है शैक्षिक योजना एवं शैक्षिक प्रशासन, और यही इसका सही उत्तर था। बताइए कितना शानदार क्वेश्चन उस समय आया था। ये नीपा नई दिल्ली में जब 1962 में स्थापित की गई, ये सिर्फ भारत की नहीं, भारत के बाहर के देशों के लिए भी एक संस्था है। ये वही नीपा है जिसने डाइस की शुरुआत करवाई थी, DISC, जिसने ये रहा नीचे इसके डाइस। इस डाइस की शुरुआत जब 1995 में हुई थी तो इस डाइस को पहली बार भरवाने का काम नीपा का था, यानी शैक्षिक आंकड़ों का संकलन करने का काम, इन आंकड़ों के आधार पे प्लानिंग करने का काम, इन आंकड़ों के आधार पे प्रशासन करने का काम, इन आंकड़ों के आधार पे पूरे वर्ष भर की योजना निर्माण का काम। तो ये जो नीपा है शैक्षिक योजना और प्रशासन का काम करती है। स्थापना 1962 नई दिल्ली में, और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT नई दिल्ली, जिसकी स्थापना 1961 में 1 सितंबर 1961 को की गई। 100% दोनों से आपको सीधा सीधा अब NCERT का मुख्य काम जो इसका नाम है शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण का काम, ये NCERT का काम है। NCERT RTE की धारा, वेरी इंपॉर्टेंट, RTE की धारा 29 के अनुसार, ये आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। NCERT RTE 2009 की धारा 29 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पे पाठ्यक्रम और मूल्यांकन के लिए शैक्षिक प्राधिकारी संस्था है। कौन सी संस्था है? शैक्षिक प्राधिकारी। और राज्य में कौन है? SCERT है। स्थापना कब हुई? 1961 में। और ये NCERT, इस NCERT की तर्ज पे ही राज्यों में SCERT की स्थापना की गई है, और इस NCERT के द्वारा ही NCF का विकास किया जाता है, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क का। डाइस की शुरुआत डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ, ये जो डाइस है इसकी शुरुआत 1995 में की गई। जिला एकीकृत सूचना प्रणाली जो है, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, ये जो 1995 में
डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी हुई है। 1995 में इसकी शुरुआत हुई। ये जो डाइस है, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, जिला शिक्षा सूचना प्रणाली, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन 100%। इस डाइस का ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका। डाइस की शुरुआत कब हुई? 1995 में। आरपीएससी पुराने क्वेश्चन निकाल लेना, 100% 2 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा। 1995 में हुई। साथ ही इसने ये भी पूछा कि जब डाइस की शुरुआत 1995 में हुई तो कौन सी अंतरराष्ट्रीय स्तर की संस्था ने इसने वित्तीय सहयोग दिया था, यानी किस संस्था को आंकड़ों की जरूरत थी? यूनिसेफ को। आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में कि डाइस की शुरुआत, और शुरुआत में ये जो डाइस होता था ये केवल प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों के लिए होता था। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ। ये तीनों क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आए हुए हैं कि डाइस की शुरुआत कब हुई? 1995 में। डाइस की शुरुआत करने के लिए किस अंतरराष्ट्रीय संस्था ने सहयोग दिया? यूनिसेफ ने। शुरुआत में डाइस, ये 2022 के आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड में एग्जाम था, क्वेश्चन था कि डाइस जब शुरुआत में भरा जाता था 1995 में, तब 1995 से और 2012 तक ये केवल प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालय, जो एलिमेंट्री एजुकेशन के स्कूल है, कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल है, 6 से 14 उम्र के बच्चों के लिए जो स्कूल है, वो स्कूल चाहे हमारा सरकारी स्कूल हो, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, चाहे अनुदानित स्कूल हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे नवोदय विद्यालय हो, चाहे मिलिट्री स्कूल हो, किसी भी प्रकार का पूरे भारत में जो स्कूल 6 घंटे संचालित होता है, उस प्रत्येक स्कूल को 30 सितंबर, याद रखना 30 सितंबर की आधार तिथि के अनुसार अपनी संपूर्ण सूचना भरनी पड़ती है। तो ये डाइस की शुरुआत, ये डाइस के 3 क्वेश्चन। इस बार क्वेश्चन डाइस की फुल फॉर्म आपके आ सकती है, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। इस डाइस को यू डाइस बनाया गया। ध्यान रखना, ये 4 क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही शानदार है। डाइस के बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी आए हैं। इस डाइस को यू डाइस बनाया, और जब डाइस को यू डाइस बनाया तो इसकी शुरुआत हुई थी 2012-13 में। तो इस डाइस के साथ ये जो डाइस था आपका, इस डाइस DISC प्लस सेमिस, इन दोनों को मिलाया, डाइस और सेमिस को मिलाकर यू डाइस बनाया था। सेमिस क्या था? सेकेंडरी एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, सेमिस SEMIS, सेकेंडरी एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी जो डाइस 1995 से जो प्रारंभिक शिक्षा भर रहा था, और सेमिस जो माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय भर रहे थे, इन दोनों को मर्ज कर दिया 2012-13 में, और एक ही नाम दे दिया यू डाइस। अब यहां पे यू का मतलब यूनिफाइड है। क्या मतलब है इसका? यूनिफाइड। तो आपको यू डाइस की फुल फॉर्म पूछी जाती है तो यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन होगा, 100% पूछी जा सकती है। अब बाद में आ गया यू डाइस प्लस, ये रहा यू डाइस प्लस की शुरुआत। तो पहले तो डाइस 1995 में, फिर यू डाइस 2012-13 में, और यू डाइस प्लस जो है वो 2018-19 में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब वर्तमान में स्कूलों से यू डाइस प्लस भरवाया जाता है 2018-19 से, और 2018-19 से जब यू डाइस प्लस भरवाया जाता है, इस समय से इसकी संपूर्ण सूचनाएं ऑनलाइन कर दी। NIC जो नेशनल इंफॉर्मेशन जो सेंटर है, इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है, जो सूचना जो प्रणाली का तंत्र है, जो पूरे भारत से सूचनाएं लेता है, उसके द्वारा एक लाइव इस प्रकार का डाटा बना दिया कि अब आपको DCF डाटा कैप्चर फॉर्मेट या ऑफलाइन सूचना नहीं देनी है। अब प्रत्येक स्कूल का संस्था प्रधान 30 सितंबर की आधार तिथि के आधार पे प्रत्येक वर्ष इस यू डाइस को अपने विद्यालय से ऑनलाइन भर देता है। जब इस डाइस को यू डाइस प्लस के रूप में लाया गया तो यहां संपूर्ण सूचनाएं ऑनलाइन कर दी गई। ये 2018-19 में काम हुआ। यू डाइस प्लस को भरने की प्रति वर्ष आधार तिथि क्या होती है? 30 सितंबर इसकी आधार तिथि होती है। 100% पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE नई दिल्ली, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन 17 अगस्त 1995 को इसकी स्थापना हुई। ये NCT जो है, ये हमारे जितने भी BEd, MEd, NTT, BSTC के जो पाठ्यक्रम चलते हैं, यानी शिक्षक शिक्षा जिसको हम टीचर एजुकेशन कहते हैं, उसको संबंधता प्रदान करने की संस्था NCT है। आप याद कीजिए, आप लोग सब जो BEd करते थे
तो आपके सबकी बेग पे होता था कि ये शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय एनसीईटी से संबद्धता प्राप्त है। लेकिन जब आप बीए करने जाते थे तब लिखा जाता था कि ये यूजीसी से संबद्धता प्राप्त है। इसका मतलब जो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है उनको मान्यता देने का काम नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन करता है और इसकी स्थापना 17 अगस्त 1995 को की गई। और आरटीई 2009 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आरटीई 2009 की धारा 23 बहुत ही शानदार क्वेश्चन इस बार आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में बन सकता है कि आरटीई 2009 की धारा 23 के अनुसार शैक्षिक प्राधिकारी संस्था कौन सा है। अब ध्यान से सुनना, आरटीई की दो धाराओं में शैक्षिक प्राधिकारी संस्था है, आरटीई की धारा 23 में और आरटीई की धारा 29 में। आरटीई की धारा 23 में शैक्षिक प्राधिकारी संस्था जो है वो एनसीटीई है और आरटीई की धारा 29 के अनुसार जो शैक्षिक प्राधिकारी संस्था है वो एनसीईआरटी है। तो दोनों धाराओं में अंतर क्या है? अंतर यह है कि आरटीई की धारा 23 ये कहती है कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण होगा और शिक्षक बनने के लिए जो न्यूनतम योग्यता एमए बीएड बीए बीएड बीएसटीसी बीएड ये सारा का सारा निर्धारण करने का काम एनसीटीई का है, जबकि धारा 29 में पाठ्यक्रम का काम है और पाठ्यक्रम का काम एनसीईआरटी का है। इसलिए इस प्रकार से ये दोनों में अंतर है। यशपाल समिति बिना बोझ के शिक्षा, अनेकों बार आपके पूछा हुआ रीट में यशपाल समिति जिसको बिना बोझ के शिक्षा कहते हैं ये 1993 में आई थी और इस यशपाल समिति की जो बिना बोझ के शिक्षा की रिपोर्ट थी यही रिपोर्ट बाद में एनसीएफ 2005 का आधार बनी थी। ये भी क्वेश्चन आपके आ चुका। एनसीएफ 2005 का आदर्श वाक्य भी बिना बोझ के शिक्षा है और ये बिना बोझ की शिक्षा वही यशपाल महोदय की समिति थी जो 1993 में आई थी। इसलिए एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष भी प्रोफेसर यशपाल थे। ये रीट में आ चुका क्वेश्चन। चट्टोपाध्याय समिति, ये राष्ट्रीय शिक्षक आयोग भी बोलते हैं इसको, जो 1985 में आया था, शिक्षकों के लिए था। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान एसआईआरटी उदयपुर 11 नवंबर 1978 राष्ट्रीय शिक्षा दिवस होता है 11 नवंबर को। एसआईआरटी की स्थापना 11 नवंबर 1978 को उदयपुर में प्रोफेसर आरसी मेहरोत्रा समिति के अनुसार की गई। ये 3 क्वेश्चन आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आए हुए हैं। एसआईआरटी की स्थापना कब की गई? 11 नवंबर 1978 को। कौन सी समिति? प्रोफेसर आरसी मेहरोत्रा, प्रोफेसर रामचरण मेहरोत्रा समिति थी जिन्होंने कहा था कि ये जो उससे पहले ये पहले 1963 में एसआईई था, 1963 में ये एसआई था, लेकिन 1978 में ये एसआईईआरटी बन गया और 14 अगस्त 2018 को ये आरएससीआरटी बन गया। कितना शानदार फैक्ट है। ये दोनों क्वेश्चन आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में कई बार आ चुके क्वेश्चन। एसआईआरटी की स्थापना और एसआईआरटी की फुल फॉर्म, ये इसकी फुल फॉर्म भी आगे हम पढ़ाएंगे तब वहां पे आएगा। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एजुकेशन नहीं है, बहुत सारे बच्चे एजुकेशन करके आए, बहुत सारे लोग भी एजुकेशन पढ़ा देते हैं। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग उदयपुर में 11 नवंबर 1978 को स्थापना की गई। ये पहले 1963 से एसआईई के रूप में संचालित था और ये एसआईआरटी को राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद आरएससीआरटी बनाया गया। यानी इस एसआईआरटी का पुनर्गठन जो किया गया वो 14 अगस्त 2018 को किया गया। आरपीएससी में फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन आ चुका, दोबारा भी आ सकता है और आपके रीट में भी आ सकता है। बहुत शानदार फैक्ट्स है ये दोनों। और यहां पे ध्यान रखें, अब वर्तमान में जिसको हम एससीईआरटी बोलते हैं ये शिक्षक शिक्षा की नोडल एजेंसी है। राज्य में शिक्षक शिक्षा से संबंधित, टीचर एजुकेशन से संबंधित समस्त कार्य इस आरएससीआरटी के द्वारा किए जाते हैं। यहां पे आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आ चुका। आरटीई 2009 की धारा 29 के अनुसार राज्य की पूछा है, राज्य की शैक्षिक प्राधिकारी संस्था या नोडल संस्था कौन सी है? आरएससीआरटी है। आरएससीआरटी केंद्र की पूछता है तो एनसीईआरटी है, राज्य की पूछता है तो आरएससीआरटी है। यानी हमारी पूर्व प्राथमिक से 3 साल से 18 साल के बच्चों के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारण करने का काम है वो आरएससीआरटी उदयपुर के द्वारा किया जा रहा है। नेशनल मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, ये 2008 से शुरू हुई है।
ये एक इस प्रकार की भारत सरकार की स्कॉलरशिप है, पिंक गाइड बुक, बहुत ही शानदार। पिंक गाइड बुक एक जो है, इसको बुक बोलते हैं, पिंक गाइड बुक है। इसका प्रकाशन 1989 में किया गया। क्वेश्चन अजय, पिंक गाइड बुक निम्न में से किस संस्था से संबंधित है? ये डाइट से संबंधित है। किससे संबंधित है? डाइट से। पूरे भारत में जितनी भी डाइट है, पूरे भारत के प्रत्येक राज्य में एक डाइट होनी चाहिए। लगभग 613 डाइट आज वर्तमान में संचालित है। तो पूरे भारत के प्रत्येक राज्य में एक डाइट का जो संचालन की स्थापना 1986 की शिक्षा नीति में कहा गया था। तो वहां कहा गया था कि पूरे भारत की सारी डाइट समरूपता के आधार पर संचालित हो, एक जैसा पाठ्यक्रम हो, एक जैसे इनके विभाग हो। इसलिए इन डाइट के संचालन के लिए, व्यवस्थित संचालन के लिए किताब निकाली MHRD ने। उस किताब का नाम है पिंक गाइड बुक। 100% आपसे पूछा जा सकता है। ये पिंक गाइड बुक डाइट के संचालन की किताब है। पूरे भारत की डाइट इस किताब के अनुसार संचालित होती है। डाइट की स्थापना 1987-88 से भारत में इसकी स्थापना की गई। 1987-88 से राजस्थान में डाइट की स्थापना के संबंध में दो मतभेद है। हालांकि जब हम डाइट पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन करवाएंगे, तो वहां पे ये बात निकल के आएगी। अब वर्तमान में आज की डेट में राजस्थान में 34 डाइट संचालित है। कितनी डाइट? 34 डाइट। क्वेश्चन आ जाए, हाल ही में राजस्थान में किस जिले में डाइट का संचालन प्रारंभ किया है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। 34वीं डाइट हाल ही में किस जिले में स्थापित हुई है? नागौर। नागौर के गागेलाव में एक नई डाइट बनी है। तो नागौर तो जिला पहले से था, वहां पे डाइट कैसे बनी? क्योंकि नागौर की पहले वाली डाइट कुचामन में थी, इसलिए कुचामन डीडवाना नया जिला बन गया। वो डाइट कुचामन डीडवाना में चली गई और नागौर ने स्वयं अपनी जो डाइट है 34वीं, वो गागेलाव में स्थापित कर दी है। वो 34वीं डाइट है। 100% बहुत शानदार फैक्ट है, पूछा जा सकता है। डीएलएड पाठ्यक्रम, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। डीएलएड जो पहले बीएसटीसी हुआ करता था, इस बीएसटीसी को चेंज करते हुए पूरे भारत में इसको नाम डीएलएड दिया गया। 2014-15 से इसका नाम डीएलएड किया गया। आईएएससी की स्थापना, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन। राजस्थान में दो ही आईएएससी है, एक बीकानेर में है और दूसरा अजमेर में है। ये माध्यमिक शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए है। आईएएससी राजस्थान में कितने हैं? दो ही है। ये क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पूछ चुकी। ये दो आईएएससी कहाँ पे है? बीकानेर और अजमेर में। ये भी क्वेश्चन पूछ चुकी। तो ये आईएएससी जो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, जो हमारा बीएड कॉलेज ही होता है, उस बीएड कॉलेज को आईएएससी का दर्जा दिया गया। आप याद कीजिए, 1986 की शिक्षा नीति से पूरे भारत में 3 प्रकार की संस्थाओं की स्थापना आईएएससी, सीटीई और डाइट की हुई थी। तो ये आईएएससी पूरे भारत में 50 खुलने थे। उनमें से 4 आईएएससी राजस्थान में खुले थे। 2 का दर्जा वापस चला गया क्योंकि उन्होंने पूरे मापदंड पूरे नहीं किए। आज वर्तमान में 2 सरकारी क्षेत्र में आईएएससी संचालित है। पहला पूरे राजस्थान का जो बीकानेर वाला है और दूसरा अजमेर में संचालित है। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल आरएसटीबी जयपुर 29 दिसंबर 1973 आया हुआ क्वेश्चन आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल विधिवत अस्तित्व है 1 जनवरी 1974। हाल ही में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो संस्कृत शिक्षा का था, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ। तो राजस्थान स्टेट जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है, इसका गठन एक प्रशासनिक आदेश से और श्यामलाल समिति की अभिशंसा से किया गया था। वो जो गठन हुआ था वो 29 दिसंबर 1973 को हुआ था और इसने विधिवत काम 2 दिन बाद में 1 जनवरी 1974 से शुरू किया है। क्वेश्चन ध्यान से पूछना, गठन आता है 1973 है, विधिवत काम आता है 1974 है। पाठ्य पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण की नीति 1956 में लाई गई। पूरे राजस्थान में एक समरूपता के आधार पे किताबें बने, सारे बच्चों के पास समय से किताब चली जाए, अच्छी किताबें हो, गुणवत्ता वाली हो और किताब लिखने वाले लेखकों के प्रति न्याय हो। इस भावना के साथ राष्ट्रीयकरण की नीति पाठ्य पुस्तकों की 1956 में लागू की गई। उसमें कहा गया कि 1 से 8वीं की किताबें एक साथ जाएगी। इस राष्ट्रीयकरण की नीति के आधार पर पाठ्य पुस्तकों का प्रथम प्रकाशन राजस्थान में 1957 में हुआ। कब हुआ? 1957 में हुआ। इस्माइल कार्यक्रम की शुरुआत, शानदार फैक्ट्स, ये क्वेश्चन आ चुका आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में। इस्माइल कार्यक्रम की शुरुआत 13 अप्रैल 2020। 13 अप्रैल 2020 कोरोना काल का पहला नवाचार। 100% क्वेश्चन दोबारा आ सकता है। इस्माइल कार्यक्रम हमारे सरकारी विद्यालयों के बच्चों के लिए था, यह भी क्वेश्चन आ चुका। ये इस्माइल कार्यक्रम
जब कोरोना लग गया, हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो राजस्थान के शिक्षा विभाग ने पहला नवाचार करता हुआ मोबाइल के व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म को काम में लेते हुए 13 अप्रैल 2020 से सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए जो है सुबह 9 बजे ई कंटेंट जो RSCRT उदयपुर तैयार करता था उसको भेजने का काम किया। और ये 3 चरणों में चला। कितने चरणों में? 3 चरणों में। इसका पहला चरण 13 अप्रैल 2020 को था, इसका दूसरा चरण 2 नवंबर 2020 को था, और इसका तीसरा चरण 21 जून 2021 से शुरू हुआ। 3 चरणों में चला। शिक्षा दर्शन की शुरुआत, बहुत ही शानदार फैक्ट्स, इस बार ये पूछा जा सकता है। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत 1 जून 2020 से। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 100% इस बार RPSC फर्स्ट ग्रेड में आपको शिक्षा दर्शन पूछ सकती है। शिक्षा वाणी कार्यक्रम की शुरुआत 11 मई 2020 से। तो यहां पे मैं कहना चाहूंगा, क्वेश्चन आ सकता है, कोरोना काल में 3 कार्यक्रम संचालित किए गए, स्माइल, शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, इनको सही क्रम में सम्मिलित कीजिए। तो जो हमारा स्माइल था यह 13 अप्रैल 2020 का है। हमारा शिक्षा वाणी हमारा दूसरा कार्यक्रम है। शिक्षा वाणी 11 मई 2020 का है। और शिक्षा दर्शन, ध्यान से देखना, क्वेश्चन आ जाए कोरोना काल में कौन से शिक्षा विभाग ने 3 नवाचार किए? स्माइल, शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन। और ये हमारा 1 जून 2020 का है। कब का है? तो ये तीनों डेट 100% ध्यान रखना, मिलवा सकता है। ये क्वेश्चन तो आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी आपके बन सकता है, 100% बन सकता है। ये तीनों में, ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था। शिक्षा वाणी रेडियो से था, शिक्षा दर्शन ये टीवी से था, ये ऑल इंडिया रेडियो के 25 चैनल पे आया था, ये रोजाना 55 मिनट आता था। ये टीवी के माध्यम से शैक्षणिक गतिविधियां, ये रोजाना 195 मिनट यानी 3.25 घंटे आता था। और ये मोबाइल के माध्यम से, मोबाइल पर व्हाट्सएप के माध्यम से था। तो ये तीनों विशेष तौर से ध्यान रखना, 100% आपको एक क्वेश्चन यहां से मिलेगा। राजस्थान में एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल है। एकीकृत स्कूल शिक्षा या एकीकृत स्कूल संकुल भी ठीक है। एकीकृत शिक्षा संकुल या एकीकृत स्कूल संकुल जो है वो 8 अगस्त 2018 से 8/8/2018 या 8/8/18, इसको ध्यान रखना, 8/8/18 एकीकृत शिक्षा संकुल का कंसेप्ट समग्र शिक्षा अभियान बनने के बाद आया। प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के सारे जो डायरेक्टर, जो निदेशालय के अधीन जितने भी जो विभाग थे, उन सब को एक जगह लाया गया। SSA, रमसा, शिक्षक शिक्षा को एक जगह लाया गया। सभी छोटे छोटे कार्यालयों को एकीकृत किया गया, जिसको एकीकृत शिक्षा संकुल कहा गया। जैसे राजस्थान में शिक्षा विभाग का शिक्षा संकुल जयपुर में है, ऐसे ही इसको संभाग मुख्यालय पे, जिला मुख्यालय पे और ब्लॉक मुख्यालय पे शिक्षा विभाग के जितने भी कार्यालय है वो एक ही परिसर में आ जाए, ताकि लोगों को अलग अलग जगह भटकना नहीं पड़े। ये एकीकृत शिक्षा संकुल था। 8/8/18 को इसकी अवधारणा लागू हुई। शिविरा का प्रकाशन, शिक्षा विभाग राजस्थान का प्रकाशन। शिविरा की फुल फॉर्म शिक्षा विभाग राजस्थान है, जो निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर जारी करता है शिविरा को, जिसमें शिक्षा विभाग से संबंधित आदेश, नियम, परिपत्र और महत्वपूर्ण जानकारियां होती है। वो शिविरा 100% ये रीट में क्वेश्चन आ सकता है। इसकी जो 1966 से ये शिविरा प्रकाशित हो रही है। PME विद्या का संचालन, PME विद्या का संचालन राजस्थान में 9 मार्च 2024 से संचालित है। कब से है? 9 मार्च 2024 से। वैसे ये मई 2020 से ही जो है पूरे भारत में संचालित है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना, जो हमारा NIOS है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, ये 1989 से संचालित है। 10वीं और 12वीं की डिस्टेंस एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। निपुण भारत अभियान, निपुण भारत अभियान, FLN, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। 100% याद रखना, ये क्वेश्चन आपके रीट में भी आ सकता है और ये क्वेश्चन आपके ग्रेड फर्स्ट में भी आ सकता है। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान एक बहुत ही शानदार अवधारणा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि कक्षा 3 तक आते आते जब बच्चा कक्षा 3 पास करे, उसको साक्षरता के कौशल, पढ़ना लिखना, धारा प्रवाह पढ़ना और साथ में समझना,
इसी के तर्ज पे आपने देखा होगा अभी राजस्थान के शिक्षा विभाग ने ORF चला रखा है, ओरल रीडिंग फ्लुएंसी। बच्चा किस प्रवाह से पढ़ता है और कितना समझता है साथ में, वो ORF जो है ये इसी का ही भाग है। निपुण भारत अभियान, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, जिसको अंग्रेजी में FLN भी बोलते हैं, फाउंडेशनल लिटरेसी, फाउंडेशनल, फंडामेंटल नहीं, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। 100% याद रखना, FLN की फुल फॉर्म रीट में 100% आ सकती है, ग्रेड फर्स्ट में इसका कंसेप्ट आ सकता है। कक्षा 3 तक के प्रत्येक बच्चे को साक्षरता और संख्या ज्ञान की समझ होनी चाहिए, दक्षता आनी चाहिए, यही FLN है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का बहुत ही मजबूत एक कंसेप्ट है। 3 से 9 साल के बच्चों को बहुत ही अच्छा बनाना, उनका फाउंडेशन तैयार करना, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग उनको करवाना, खेल खेल में सिखाना, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी के अनुसार सिखाना, यही, और प्रत्येक बच्चे के पढ़ने के स्तर को ट्रैक करना, यही उसका FLN है। तो इस FLN बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक अभियान चलाया गया। ध्यान से सुनना, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक अभियान चलाया गया, निपुण भारत अभियान। ये पूरे भारत में 5 जुलाई 2021 को चलाया गया। कब चलाया गया? 5 जुलाई 2021 को। बहुत ही शानदार फैक्ट है, 5 जुलाई 2021 को इसकी शुरुआत हुई। और राष्ट्रीय आविष्कार अभियान 9 जुलाई 2015, भारत के बहुत महान राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने 9 जुलाई 2015 को बच्चों में वैज्ञानिकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और गणित और विज्ञान के प्रति डर समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय आविष्कार अभियान की शुरुआत की, जो 9 जुलाई 2015 को स्कूली शिक्षा के विद्यार्थियों को गणित और विज्ञान में प्रयोग करने के लिए, गणित और विज्ञान से संबंधित हिस्टोरिकल जो उनके जो पहले से उनका भ्रमण करने के लिए, गणित और विज्ञान की वार्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा करवाने के लिए, बच्चों में अनुसंधान की क्षमता विकसित करने के लिए और कक्षीय ज्ञान को व्यवहारिक जीवन में लागू करने के लिए राष्ट्रीय आविष्कार अभियान की शुरुआत 9 जुलाई 2015 को की गई। तो ये थे हमारे शिक्षा विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स। आप मान के चले 100% आपके इनमें से 2-3 क्वेश्चन, चाहे आपका रीट हो और चाहे हमारा वो ग्रेड फर्स्ट हो, 100% आपको तिथि से संबंधित, उसके मुख्यालय से संबंधित और उसका महत्वपूर्ण फैक्ट से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये था आज की हमारा जो ग्रेड फर्स्ट और जो रीट है उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। कल हमारा जो वीडियो होगा या जो लाइव क्लास होगी उसमें अब जो क्वेश्चन आए हुए हैं और आ सकते हैं, जैसे बहुत शॉर्ट फॉर्म दी रखी है, उसकी हम फुल फॉर्म यहाँ पे बताएंगे। और आप मान के चलें हर बार एक फुल फॉर्म आपके रीट में भी आ रही है और ग्रेड फर्स्ट में भी आ रही है, तो आप इसको भी नहीं चूकें। ये सारे के सारे वीडियो आपको डॉक्टर MR भादु एजुटेक ऐप पे भी मिलेंगे, वहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाया गया है, तो आप उस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।